नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए आगे की ओर चलते हैं। पूर्व कक्षा में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्ण दो प्रकार के बताए गए हैं पाठ्य पुस्तक में। तत्पश्चात हमने स्वरों के भेद पढ़े, ह्रस्व दीर्घ प्लुत पढ़ा। तत्पश्चात हमने व्यंजनों के भेद पढ़े, अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक यानी क ख ग घ घ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। उसके बाद हमने आज पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। ठीक है, संयुक्त अक्षर ये पढ़ चुके थे। आ जाइए, वर्णों के उच्चारण स्थान। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण मुख के द्वारा किया जाता है, किंतु मुख के विभिन्न अंगों के उच्चारण में सहायता होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। वे भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। वर्णों के उच्चारण में जिन अंगों की सहायता ली जाती है वे उस अंग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। देखिए ध्यान से पढ़िए। उच्चारण स्थान की यदि परिभाषा पूछ ली जाए तो वर्णों के उच्चारण में जिन अंगों की सहायता ली जाती है, वर्णों के उच्चारण में जिन अंगों की सहायता ली जाती है वे अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाते हैं। सरल शब्दों में मुख वर्णों के उच्चारण का एक यंत्र है तथा होठ, दंत, जिह्वा, तालु, कंठ, नासिका, मूर्धा आदि इस यंत्र के सहायक कलपुर्जे हैं। सरल शब्दों में मुख वर्णों के उच्चारण का एक यंत्र है, मतलब मुख से ही बोला जाता है। फिर इसी में हम दांत बोलेंगे तो दांतों से जो बोले जाते हैं, होठ बोलेंगे जो होठों से बोला जाता है, कंठ वर्ण होंगे। ठीक है, हमारे जो दांत हैं, ऊपर वाले जो दांत हैं, ऊपर वालों के दांत के बाद में जो स्थान है अंदर की साइड में ना, ऊपर वाले दांत में के ये जो दांत ऊपर वाले उसके जस्ट पास में जो स्थान है वो आपका तालु कहलाता है। फिर जो आपका सेंटर का है ऊपर का आप ना, वो मूर्धा कहलाता है। मूर्धा कि जब वर्णों के उच्चारण स्थान करते हैं तो हमारी टंग थोड़ी सी टर्न होती है और बिल्कुल सेंटर में मिलती है, वो मूर्धा कहलाता है। ठीक है, तो यानी उच्चारण कहाँ से किया जाता है? मुख से ही किया जाता है। और अलग अलग स्थान से कुछ वर्ण गले से बोले जाएंगे, कुछ दांतों से बोले जाएंगे, कुछ होठों से बोले जाएंगे, कुछ तालु से बोले जाएंगे, कुछ मूर्धा से बोले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भाषा का उच्चारण स्थान है उसके लिए मुख एक यंत्र है और ये अलग अलग पुर्जे हैं, मतलब कोई कहाँ से बोले जाते हैं, क्योंकि मुख के अंदर ही हमारे दांत हैं, मुख पर ही हमारे होठ हैं, मुख में ही हमारे तालु है, मूर्धा है और यही हमारे कंठ है, मुख के पास में ही कंठ है। ठीक है, तो मुख एक यंत्र है और उसके अलग अलग ये पुर्जे हैं, वहाँ से आप उच्चारण स्थान करेंगे। चलिए आइए, वर्णों के उच्चारण स्थान देखिए, 9 पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कंठ। ये पढ़ते वक्त आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे वैसे आप बोलते जाइए, आपके लिए बेटर होगा। वो इसलिए कि आप उसको प्रैक्टिकली अभी देख लेंगे। एक तरह से समझिए जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ते हैं ना कि कोई भी चीज़ चूक नहीं चाहिए, उसी वक्त लर्न हो जाती है। सेम आपका उच्चारण स्थान पे होगा कंठ। कंठ ये यहाँ पर होता है। ठीक है, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह। कहाँ से बोला? कंठ से। देखिए अ, बोलिए हमारे साथ, बोलिए, हमें आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। ए, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ये कहलाते हैं कंठ्य वर्ण। जो कंठ से बोले जाते हैं वो आपके कंठ्य कहलाते हैं। तालु। तालु हमने बताया ऊपर वाले जो दांत है ना उसके पास वाला जो स्थान है, ठीक है ना, ऊपर वाले दांत के अंदर की साइड में जो स्थान है, एक तो ये वाला स्थान हो गया है ना, ये तो कहलाता है ऊपर बाहर वाला। अंदर की साइड में जाइए वो आपका कहलाएगा तालु, है ना। अब आप देखिए, च बोल के देखिए, जहाँ आपकी जीभ टंग टच हो रही है ना वो आपका तालु है। ई, च, छ, ज, झ, य, श। बोलिए, च, छ, ज, झ, य, श। जो हमारी जीभ है वो अंदर की साइड में दांतों से थोड़ी सी ऊपर टच हो रही है। ठीक है, ई, च, छ, ज,
झ य य श। ठीक है, नेक्स्ट मूर्धा। मूर्धा में हमारी जीभ थोड़ी सी टर्न मुड़ेगी, मुड़ने के बाद में कुछ एंटर में जाके मिलेगी। देखिए री री ट ठ ड ढ ण र श, वो स्थान आपका मूर्धा कहलाएगा। ठीक है, दंत। अच्छा मूर्धा वाला वापस बोलिए मेरे साथ, री री ट ठ ड ढ ण र श। ठीक है, दंत। अब बिल्कुल दांतों से हमारी जो जीभ है बिल्कुल दांतों पे जाके लगेगी, ऊपर नीचे भी नहीं, बिल्कुल सटीक दांतों पे जाके लगेगी। री त थ द, ऐसे लग रही है जैसे हमारी जीभ के ऊपर दांत टच हो रहे हैं, है ना, जीभ से दांत टकराए हुए हैं। देखो त थ द ध न ल स। आ रहा है ना मजा? ऐसे ही आएगा मजा अगर हमारे ध्यान से पढ़ोगे तो हमसे। ठीक है, हमसे क्या मतलब, संस्कृत व्याकरण को आप किसी से भी अगर बड़े आनंद के साथ पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है संस्कृत पढ़ने में। ठीक है, हमारे जो संस्कृत के टीचर थे उन्होंने भी हमें इतने अच्छे से पढ़ाया था इन चीज़ों को कि आज हम इस लायक हो गए कि आपको संस्कृत में पढ़ा रहे हैं। तो एक बार जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ो, आनंद के साथ पढ़ो। जैसे आप म्यूज़िक को देख रहे होते हैं, डांस को देख रहे होते हैं, कोई फिल्म देख रहे होते हैं, वैसे एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, आनंद आता है। ठीक है, दंत। री त थ द ध न ल। ओके, नेक्स्ट ओष्ठ। होठ, होठ आकृति चेंज करेंगे अपने से। ऊ पा फा बा बा मा। होठ टच हो रहे ना, ऊ बोले तब तो हमारे होठ आकृति चेंज कर रहे, मतलब एक ऊ वाली शेप बना रहे और वैसे हमारे होठ आपस में मिल रहे हैं ऊपर नीचे वाले। देखिए ऊ पा फा बा भा मा। अब एक होठ आप पकड़ लीजिए और प बोल के दिखाइए। प नहीं बोला जा रहा, प बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। तो मतलब बिना होठों के आपके जिस तरह से ओष्ठ्य वर्ण नहीं बोला जा रहा है, यदि आपके दांत नहीं होंगे तो बच्चा या जो भी वृद्ध लोग होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं, ये जो बालक होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं, वो दंते वर्ण का भी सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। देखो आप दांत पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करना हाथों को, ठीक है, उसके बाद में अच्छे से फिर वापस से हाथ धोना और उसके बाद में ना अपने दांतों को पकड़ के फिर बोलिएगा नहीं बोला जाएगा। यानी आप पूरी अच्छे से शुद्ध रूप से तभी बोल सकते हैं जब आपके दांत होंगे। किसी का भी होठ कटा हुआ है, ये नीचे की होठ प्रॉपरली काम नहीं करते हैं तो वह पापा का सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दंतरोष्ठ। देखो वैसे उच्चारण स्थान तो 5 ही कहलाए और एक नासिका। ठीक है, बाकी तो देखो ये दंतोष्ठ, कंठडालु, कंठरोष्ठ ये वापस मिलकर आ गए। जैसे दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, दांत और होठ दोनों मिलेंगे वो कहलाएंगे दंतोष्ठ। व ये दांत हमारे अंदर की साइड में होठों से टच कर रहे हैं। व देखो बोल के देखो, व दांत है वो होठों के अंदर की साइड में टच कर रहे हैं। व जबकि प फ ब दोनों बाहर, प फ ब भ म, ऊ प फ ब भ म। द को बोल के देखो, द को बोल के देखो, व को बोल कर व हमारे होठ, सॉरी हमारे जो दांत हैं वो नीचे वाले होठों से टच हो रहे हैं। कंठ और तालु, ये कंठ और तालु दोनों से मिलकर बनता है ए आई। जो हमारी टंग है वो बिल्कुल सीधी है और ऊपर वाली साइड में ना, दांतों की ऊपर वाली साइड में हल्का सा टच कर रही है और आवाज कंठ से निकल रही है। जैसे तालु बोला तो ई है ना, गले से आवाज नहीं निकल, इसमें तो ए आई। कंठोष्ठ, कंठ और होठ दोनों। ओ ऐसे बोला जा सकता है। नहीं ना, कंठ से बोल सकते हो आप। ए आई दोनों में कंठों का प्रयोग होगा। नासिका, जो नाक से बोले जाते हैं, इसको हमने बताया था न्य बोलते हैं, सॉरी ङ बोलते हैं, इसको न्य बोलते हैं।
इसको ण न म, तो आप पांचों को अलग अलग बोल सकते हैं, ग न्य ण न म, ये नासिके कहलाते हैं। चलिए फिर से बोलना चाहेंगे क्या आप चाहेंगे तो हम बुलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक एक बार बोलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। कंठ, ए आ क ख ग घ ङ ह, कंठे वर्ण। अच्छा एक चीज़ हम भूल गए, देखो पहले वो बताते हैं फिर उच्चारण स्थान बाद में करवाते हैं ना। हमने आपको कहा था कि उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब इन तीनों श को अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखो ये श कौन सा है, तालव्य श। अब इसको हम श शलजम नहीं बोलेंगे, इसीलिए हमने आपको माहेश्वर सूत्र नहीं करवाए थे, क्योंकि उसमें श स रहा था। अब मैं आपको शलजम, षटकोण और स्लेट तो बोलने से रहती वहाँ पे, क्योंकि ये हमारी संस्कृत भाषा के लिए एक, या हमारे 8th स्टैंडर्ड के बच्चे भी हो चुके हैं, तो इस तरह के वर्ड्स हमें अच्छे भी नहीं लगते मुंह से बोलना। तो आप इसको बोलेंगे तालव्य श, ठीक है, तालव्य श। फिर भी घबराइए मत, हम दोनों का उच्चारण करेंगे, मतलब शलजम भी बोलेंगे और तालव्य श भी बोलेंगे, लेकिन प्रयास कीजिए कि धीरे धीरे शलजम को छोड़ के आप तालव्य श बोलना प्रारंभ कर दें। श, मूर्धन्य श, दंत्य स, दंत्य स, मूर्धन्य श, तालव्य श, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान भी एक ही है, तीनों का उच्चारण स्थान भी एक ही है। तो चलो स तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी, लेकिन तालव्य श और मूर्धन्य श में तो बिल्कुल अंतर नहीं समझ में आएगा। तो इसको बोलेंगे तालव्य श और इसको मूर्धन्य श। रस्व अ, रस्व दीर्घ आ, रिस्व ई, दीर्घ ई, ये तो समझ में आ गया। अब छोटी बड़ी बोलने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता 8th स्टैंडर्ड में आने के बाद में बोलने। और ये तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स ही बोले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, शलजम, षटकोण, स्लेट बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी घबराइए नहीं, हम बीच बीच में आपको बोलेंगे, जैसे हमने आपको बोला कि तालव्य श लिखिए यहाँ पे, तो तालव्य श यदि नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे आपको शलजम वाला श, ठीक है। लेकिन सॉरी, प्रयास कीजिए कि श श स तीनों का ही, यानी तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स ही बोले। चलिए आइए अब फटाफट से उच्चारण करते हैं। अ आ क ख ग घ ङ कंठ्य वर्ण, ई च छ ज झ य तालव्य वर्ण, री ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य वर्ण, री त थ द ध न दंत्य वर्ण, उ प फ ब भ म ओष्ठ्य वर्ण, दंतोष्ठ व, ए ऐ कंठ तालु, कंठोष्ठ ओ औ और न्य मंगण नम नासिका। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिका के सहयोग से उच्चारित किया जाता है, अतः इनके प्रत्येक के दो दो स्थान सम्मिलित हैं। यानी यदि आपसे पूछा जाए ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो गंग के दो स्थान हैं, एक तो कंठ और एक नासिका। ग जो है इसकी दो उच्चारण स्थान हो गए ना, एक तो कंठ और दूसरा नासिका। न्य के भी एक तो तालु है, दूसरा नासिका। ण एक मूर्धा है और दूसरा नासिका। तो इस तरह से ये ग न्य ण न मई जो 5 हैं, इनके दो दो उच्चारण स्थान हैं। एक तो इनके कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ है, उसके अलावा पांचों की नासिका भी है। अतः इनमें प्रत्येक के दो स्थान सम्मिलित है, किसी एक स्थान से इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते। अतएव ग न्य ण न म इन वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने कहा है मुखम नासिका वचनो अनुनासिका। वर्णों के स्थानों के संबंध में निम्न सूत्र अवलोकनीय है, यानी आप इनको सूत्रों से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। सूत्रों से आप याद करेंगे तो आपको और भी जो एक एक वर्ण जो आपने याद किया है वो याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, बोलिए अकुहा विसर्जनीय नाम कंठः, अकुहा विसर्जनीय नाम कंठः, ईचु यशा नाम तालुः, ऋतुषाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, वकारस्य दंतोष्ठौ, ऐदैतौ कंठतालुः, औदैतौ कंठोष्ठम और न्यमंगण नाम नासिका च। अ यानी अ, कु यानी क वर्ग, ह और विसर्ग ये कंठे कहलाते हैं। सिर्फ हिंदी वाला मत पढ़िए, सूत्र पे देखिए, आपको सूत्र से बाहर जाइए मत, है ना, इन पे ध्यान मत दीजिए, ब्लैक वाले पे, रेड वाले पे ध्यान दीजिए, जो रेड देखिए। आ यानी अ, और ए का मतलब आ भी इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। आ का अलग से उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों में आ का अलग से उच्चारण नहीं किया है, ए में ही आ सम्मिलित होता है।
रिस्व ई में ही दीर्घ ई सम्मिलित होती है, रिस्व री में ही रिस्व और दीर्घ री सम्मिलित होता है। तो ये जो 5 रिस्व स्वर होते हैं इनके दीर्घ का अलग से उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे वो री का तो दीर्घ होता ही नहीं है, तो अ, ई, उ और री। अगर ए बोल दिया मतलब ए और आ दोनों आएंगे, ई बोल दिया मतलब रिस्व ई दीर्घ ई दोनों आएगा, ठीक है। तो अ अर्थात ए आ क वर्ग और ह, ई रिस्व ई दीर्घ ई च वर्ग य और श, दिख रहा है ना इनका उच्चारण स्थान तालु। री रिस्व री दीर्घ री ट वर्ग र और श मूर्धन्य श, ये मूर्धा में आएंगी। री यानी री, टू त वर्ग ल और स, ठीक है। उपपद्या नाम उ यानी उ और उ, उपु यानी पवर, रिस्व उ दीर्घ उ तथा पवर। वकार से दंतोष्ट यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ट। ए दे तो अर्थात ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ओ दौ तो अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्टम। न्यमंगण नाम नासिका चे अर्थात न्यमंगण नम इनका उच्चारण स्थान नासिका। तो आप समझ गए होंगे, मतलब आपको ये अलग अलग इस तरह से स्वरों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग इन ये स्वरों को याद करने की जरूरत नहीं है। कंठ यानी अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, हमारे साथ बोलिए, ऐसे चुप मत बैठिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इचु यश नाम तालु, ऋतुषा नाम मूर्धा, ऋतुषा नाम दंत है, ठीक है। उपपद्या नाम ओष्टौ, दंतो वकारस्य दंतोष्टम, ऐ देतौ हो कंठ तालु, औ दौतौ हो कंठोष्टम, न्यमंगण नाम नासिका च नासिका, ठीक है। कंठ का आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, बोलो। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ तालु, इचु यश नाम तालु, ऋतुषा नाम मूर्धा, ऋतुषा नाम दंत, उपपद्यमा नाम ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्टम, ऐ दैतौ कंठ तालु, औ दौतौ हो कंठोष्टम, न्यमंगण नाम नासिका, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं हम अभ्यास प्रश्न। व्याकरण किसे कहते हैं? जो भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाए वह व्याकरण कहलाता है। देखिए, एक ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं वो व्याकरण कहलाता है। अर्थात किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाना, शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान करवाना ही वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंगों को स्पष्ट कीजिए। तो व्याकरण के 2 अंग थे, स्वर और व्यंजन, पढ़े थे ना हमने। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, पद और वाक्य। देखिए, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, पद भी बोल सकते हैं ना, यह शब्द बोल सकते हैं। तो वर्ण, पद और वाक्य, वर्ण, पद और वाक्य, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, पद और वाक्य, ठीक है। व्याकरण के कितने अंग है? वर्ण, पद और वाक्य। वर्ण में क्या है? इनमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण, स्थान आदि का वर्णन होता है। शब्द में शब्द निर्माण, भेद, उत्पत्ति आदि का वर्णन होता है। और वाक्य विचार में वाक्यों के भेद और उनके संबंध तथा निर्माण आदि का बोध होता है। क्लियर हो गया? वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और व्यंजन ही आपके ना। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। वैसे एक आयोग वह होता है जिसमें अनुस्वार और विसर्ग आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में हमारे 2 है तो हम 2 को ही बोलेंगे कि वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों के 2 भेद होते हैं। देखिए, आ जाइए। शब्द रचना की प्रथम इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण समूह से पद रचना होती है, पदों से वाक्य, वाक्य से महावाक्य बनते हैं। आप यहाँ तक बोलेंगे तो भी आपके सेंटेंस कंप्लीट होता है कि शब्द रचना की प्रथम इकाई वर्ण कहलाती है और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। स्वर को परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिए। तो स्वर क्या कहलाते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह से 13 स्वर होते हैं, ठीक है। और ये स्वतंत्र होते हैं। पहली बात, इम्पॉर्टेंट बात जो स्वरों में आती है वो कहेंगे कि ये स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन होती है, इनकी खुद की सत्ता होती है।
खुद की सत्ता मतलब स्वर किसी पर आधारित नहीं होते हैं। जैसे व्यंजन है, व्यंजन तो स्वर के बिना अधूरा है, व्यंजन तो स्वर के बिना अधूरा है, किंतु स्वर खुद में एक अपना अस्तित्व लिए हुए हैं, स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं है। अब जो बोलते हो आप अब, उसमें अ अकेला है, लेकिन ब में अर्ध ब में भी अ मिला हुआ है। तो स्वर जो है वो स्वतंत्र है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए, संस्कृत भाषा में ए, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, ये 13 सॉरी अन, अह को हटा दीजिएगा, ये 13 स्वर वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी व्यंजन वर्ण की सहायता से किया जाता है। स्वरों के 3 भेद होते हैं, वो है ऋस्व, दीर्घ तथा प्लुतर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णों का उच्चारण किस प्रकार होता है? तो वर्णों का उच्चारण मुख के द्वारा होता है। मुख एक यंत्र होते हैं तथा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इत्यादि इसके पुर्जे कहलाते हैं। फिर भी पढ़ लीजिए, एक बार हम पढ़ लेते हैं कि उच्चारण कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था, वर्णों के उच्चारण में जिन अंगों की सहायता ली जाती है वे अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ये तो हुई 1 और 4 मतलब चौथाई नंबर की या फिर आधे नंबर की परिभाषा, लेकिन कम से कम 2 नंबर की परिभाषा आती है, 1 नंबर की परिभाषा आती है। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान मुख के द्वारा किया जाता है, किंतु मुख के विभिन्न अंगों के उच्चारण में सहायता होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती है, वह भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। वर्णों के उच्चारण में जिन अंगों की सहायता ली जाती है वे अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। सरल शब्दों में मुख वर्णों के उच्चारण का एक ऐसा यंत्र है जहाँ होठ, दंत, जिह्वा, तालु, कंठ, नासिका, मूर्धा आदि इस यंत्र के सहायक कलपुर्जे हैं। चलिए रिक्त स्थानों को भरिए। भाषा की व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। तो भाषा की व्यवस्था कौन बनाता है? व्याकरण। बहुत अच्छा बोला, शाबाश। से रहित वर्ण को हल कहते हैं। किन से रहित? हल जो होते हैं क, ख, ग, घ, ङ, ये प्रत्येक कैसे होते हैं? जैसे देखो हलंतिम दिखाई दे रहा होगा, इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, हलंत बोलते हैं इसको, नहीं अर्ध आधा होता है वो, क्योंकि हल कैसे होते हैं? आधे होते हैं, इसीलिए इसको हल ही बोलते हैं। ठीक है, ये जो नीचे चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इसको भी हल बोलते हैं। तो जो नीचे चिन्ह लगे हुए होते हैं ना, इस तरह के चिन्ह, वो आधे, जैसे ल है वो आधा वर्ण है। अब इसमें यदि हम स्वर मिला देंगे तो ये नीचे का चिन्ह हट जाएगा और ल पूरा बन जाएगा। तो लिखिएगा, स्वर से रहित वर्ण को हल कहा जाता है। स्वर वर्णों के समूह से पद की रचना होती है, पद या शब्दों की रचना होती है। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। संयुक्त अक्षर में क्षत्र, ज्ञ, श्रय आदि वर्णों के रूपों को उल्लेख किया गया है। तो व्याकरण भाषा की व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। स्वर से रहित वर्ण को हल कहा जाता है। वर्णों के समूह से शब्द या पदों की रचना होती है। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है और संयुक्त अक्षर में क्षत्र, ज्ञ, श्रय का उल्लेख होता है। चलिए नेक्स्ट आइए। उचित मिलान करना है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। पहले हम इधर से पढ़ लेते हैं, फिर इनको पढ़ेंगे, फिर मिलान करेंगे। ठीक है, वर्णों के आकार भेद का ज्ञान जब वर्ण विचार करेंगे। एक मात्रा वाले स्वर ऋस्व स्वर कहलाते हैं। क, ख, ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उपपद्यमान का उच्चारण स्थान होठ कहलाता है। आइए, ऋस्व स्वर कौन से हैं? ऋस्व स्वर कौन से होते हैं? एक मात्रा वाले। ओष्ठ वाले वर्ण कौन से होते हैं? उ वर्ग, सॉरी उ और प वर्ग। व्याकरण के द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान किया जाता है। क, ख कंठ से उच्चारित वर्ण है और वर्णों के आकार भेद का ज्ञान वर्ण विचार से होता है। तो हमने दोनों तरफ से पढ़ लिया, अब मिलान कर लेते हैं। देखिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा। शाबाश, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए हमारे साथ साथ बोलिए, बहुत आनंद आ रहा है हमें। वर्णों के आकार भेद का ज्ञान वर्ण विचार के द्वारा। एक मात्रा वाले स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क, ख का उच्चारण स्थान कंठ्य होता है और उपपद्यमान्य नाम का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आनंद आया ना? मुझे भी आ रहा है, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। चलिए,
निम्नलिखित शब्दों को सही वर्ग में डालना है। ठीक है, आ जाइए। ऊ, ऊ होठ, ऊ का उच्चारण स्थान होठ। री, 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 देखो री, री बोल रहे हो जब आपकी जो टंग है वो थोड़ी सी टर्न हो रही, मुड़ रही है ना, ऊपर से गोल गोल हो रही है, तो मूर्धा। ता, दांत से टच हुआ। ड, मूर्धा। ढ, मूर्धा। री, दंत। प, होठ। ण, मूर्धा। न, दांत दंत्य। ऊ, ओष्ठ्य। म, ओष्ठ्य। फ, ओष्ठ्य। भ, ओष्ठ्य। स, दंत्य। क्ष, मूर्धा। आप इसे बोलते हैं, देखिए, ऊ होठ, ओष्ठ। री, मूर्धा। त, दंत्य। ड, ढ, ये दोनों है मूर्धा। री, दंत है। प, होठ। ण, मूर्धा। न, दंत्य। ऊ, ओष्ठ्य। म, ओष्ठ्य। फ, ओष्ठ्य। भ, ओष्ठ्य। स, दंत्य और श, मूर्धन्य। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में होगा। व्याकरण किसे कहते हैं? जो भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाता है। व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं, वर्ण, पद और वाक्य। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। और वर्ण 2 प्रकार के बताए गए, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा क्या बताई गई है? जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, और उसके अलावा ये 13 होते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान मुख के द्वारा किया जाता है। व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। स्वर से रहित वर्ण को हल कहते हैं। वर्णों के समूहों से पदों की रचना होती है, शब्दों की रचना होती है। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ कहलाता है। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, और संयुक्त अक्षर में क्षत्रज्ञ, श्रेका आदि रूप उल्लेख होते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। वर्णों के आकार भेद का ज्ञान वर्ण विचार में होगा। एक मात्रा वाले स्वर ऋस्वी कहलाते हैं। क, ख का उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। उपपद्यमानीय नाम का उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाता है। ऊ, ओष्ठ। री, मूर्धा। त, दंत। ड, ढ, मूर्धा। री, दंत। प, ओष्ठ। ण, मूर्धा। न, दंत्य। ऊ, ओष्ठ्य। म, फ, भ, ओष्ठ्य। स, दंत्य और श, मूर्धन्य। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ण विचार उच्चारण स्थान बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अग्रिम कक्षा में हम संधि के साथ मिलते हैं। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।